Story uploaded by Mr. Psycho. Like, share, subscribe. Target 50 like for next episode. चा 41 पहली मुलाकात कुछ राज है के इंटरप्राइजेज। काव्यांश और आरित आज सुबह से ऑफिस आए थे। ये उनकी मनाली की ब्रांच थी और आज उनका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो दोनों ही अपने अपने केबिन में बैठे अपना काम कर रहे थे। वही आज ऑफिस का माहौल एकदम शांत था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी एम्प्लॉय अपने काम को लेकर आज बहुत ही ज़्यादा डिस्पिरेट थे और सब लोग सीरियस होकर काम कर रहा था। सुबह के 11 बज चुके थे। तभी काव्यांश के केबिन पर नॉक होता है। काव्यांश अपनी कोल्ड वॉइस में कमिंग बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा आरित अंदर आता है और काव्यांश को ग्रिड करके उसको एक फाइल देता है और उसको कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताता है। काव्यांश उसको बात ध्यान से सुन रहा था और अपना सिर हाँ में हिला देता है। आरित बाहर चला जाता है और काव्यांश उस फाइल को रीड करने लगता है। पेंट हाउस, यहाँ का माहौल ही अलग था। कृति, लिप्सा, नैना और सना मिलकर आज पूरे मनाली घूमने का प्लान बना चुके थे। सुबह ही काव्यांश चला गया था और लेट आने को बोल गया था। वही सब उसको बात सुनकर खुश थे क्योंकि उनको आज खुलकर मस्ती करने को जो मिल रहा था। वो सब जल्दी से निकलकर बाहर चले जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ बॉडीगार्ड जा रहे थे। उनके चेहरे की चमक देखकर ही पता चल रहा था को वो कितने खुश थे। वो आज शॉपिंग के लिए जा रहे था, वो भी मनाली के सबसे बड़े मॉल में जा रहे थे। के इंटरप्राइजेज मीटिंग हॉल। आज मीटिंग हॉल में 3 से 4 लोग मौजूद थे। 2 जेंट्स और एक लड़की थी। एक लड़का यही कोई काव्यांश की उम्र का था और एक और जेंट्स वो एक मिडिल एज का था। वही वो लड़की भी उसी लड़के को हम उम्र लग रही थी। उनको देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहे हैं। तभी कोई मीटिंग रूम में एंटर करता है। उसको देखकर वो लोग खड़े हो जाते हैं। मीटिंग रूम में एंटर करने वाला पहला शख्स आरित था और उसके पीछे ही वो शान से चलता हुआ काव्यांश अपनी डाइसिंग पर्सनालिटी के साथ एंटर करता है। उनको देखकर वो दोनों ही उसको ग्रीट करते हैं। हेलो मिस्टर कपूर। काव्यांश जो अपनी सीट पर पहुंच चुका था वो उस शख्स की बात सुनकर अपनी नज़रें उठाकर देखता है और उनकी तरफ बिना कोई भाव के देखते हुए बोलता है हेलो मिस्टर खुराना बोलकर हैंडशेक करता है। कुछ देर में उनकी मीटिंग शुरू होती है और उनके साथ आई लड़की प्रेजेंटेशन देना शुरू करती हैं। काफ़ी देर तक उनकी मीटिंग चलती है और आखिर में उनकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। वो लड़की चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। मिस्टर खुराना बोलते हैं तो मिस्टर कपूर अपने क्या सोचा है, क्या आपको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई, बोलकर वो अपनी आस भरी नज़रों से काव्यांश को देख रहे थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट था। वो कुछ और बोलते कि तभी उनके बगल में बैठा लड़का बोलता है ओ कॉमन डैड आप भी क्या बोल रहे हो, ये प्रोजेक्ट तो हमारी ही कंपनी को मिलेगी क्योंकि यहाँ ऐसा मनाली में कोई नहीं है जो प्रखर खुराना को टक्कर दे पाए और हमारी कंपनी और प्रेजेंटेशन तो हमेशा ही बेस्ट रहती है, कोई उसको चाहकर भी माना नहीं कर सकता है। प्रखर एक घमंड से भरी मुस्कान के साथ बोलता है। वही आरित जो काव्यांश के पीछे ही खड़ा था वो अपना मुंह बना लेता है। आखिर कोई इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता था। खैर उसको क्या, वो तो बस आगे जो होने वाला है उसको देखना चाहता था कि अब क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। वही काव्यांश जो अब तक चुप बैठा था वो बोलता है मिस्टर प्रखर खुराना कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, और रही बात तुम्हारी प्रेजेंटेशन की वो बेस्ट है। ये बोलकर वो आरित को देखता है। आरित उसके बोलने का मतलब समझकर प्रोजेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है और जो प्रखर की असिस्टेंट ने प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब किया था उसमें जो गलतियां थी उसको एक एक कर पॉइंट करके उसको बताता है। वही मिस्टर खुराना जो अब तक शांत बैठे हुए थे प्रेजेंटेशन में इतनी गलती को देखकर उनकी मुट्ठी कस जाती है और वो प्रखर और उसकी असिस्टेंट की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। वही प्रखर जिसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी वो अब गुस्से में बदल चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए काव्यांश को ही देख रहा था। वही काव्यांश एक कनिंग स्माइल लिए उसके तरफ देख रहा था। उसकी आंखों और होठों पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल थी। काव्यांश उसी स्माइल के साथ बोलता है तो आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर प्रखर खुराना। काव्यांश की बातों पर एक तंज था जो केवल प्रखर के लिए था। वही प्रखर उसके ऐसे बोलने पर और भी ज़्यादा चीड़ जाती है। वो एकटक अपनी नज़रों में गुस्सा पर बेहिसाब नफरत लिए उसको देख रहा था। काव्यांश अपनी कोल्ड और सर्द आवाज़ में बोलता है आपको ये प्रोजेक्ट मिला या नहीं आपको कल तक बता दिया जाएगा, बोलकर वो बाहर चला जाता है। वही आरित उनको सी ऑफ करता है और उनको बाहर तक छोड़ देता है। वो उनको छोड़ने के बाद काव्यांश की केबिन की तरफ बढ़ा जाता है। काव्यांश का केबिन। काव्यांश अपनी केबिन के ग्लास वॉल के पास खड़ा था। उसका एक हाथ उसके पेंट की जेब पर था
तो दूसरा हाथ ग्लास वॉल पर टिका हुआ था। तभी अरित केबिन में इंटर करता है। काव्यांश उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, कुछ पता चला अरित? उसकी बात सुनकर आरित बोलता है, बॉस आपको पता है, ये निहार खुराना का फैमिली है, और उसका बाप आर्यन खुराना और उसके साथ ही निहार खुराना का बड़ा भाई प्रखर खुराना है। बॉस वो इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी दोनों से अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका पता ही नहीं कर पा रहा है। तभी काव्यांश बोलता है, और क्या ये लोग उस काम में शामिल थे? क्या कोई क्लू मिला? क्या वो कनेक्टेटर है? काव्यांश की बात सुनकर आरित बोलता है, बॉस अभी कुछ क्लू पता नहीं चला है, लेकिन खुराना एम्पायर के नींव यहीं से रखी गई थी, और तब से ही यहाँ पर उनकी सारी हुई है। लेकिन मिस्टर आर्यन कुछ वक्त तक मुंबई पर थे, लेकिन वो फिर वहाँ अपनी डिग्री खत्म करके वापस चले आए थे। उनका बीच की कुछ इन्फॉर्मेशन गायब है, अभी पता नहीं चला है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। उसको बात सुनकर काव्यांश सिर हिला देता है। तभी अरित बोलता है, बॉस एक पार्टी की इनविटेशन आया है मिस्टर सिंह की तरफ से, अगर आप चाहे तो जा सकते हैं। पार्टी की थीम ब्लैक कपल मास्क है। बोल वो चुप हो जाता है। काव्यांश उसकी बात सुनकर वो थोड़ी देर बाद हाँ में सिर हिला देती है। 42 पार्टी, कुछ पल रोमांस के, शाम का वक्त, पेंट हाउस। सभी लोग तैयार हो रहे थे पार्टी पर जाने के लिए। आरित ने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था। वही सब लोग पार्टी का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। सब लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे थे। वही अरित और काव्यांश उनको सीधा पार्किंग में मिलने वाले थे। वो अब तक ऑफिस से आए नहीं थे। कुछ देर में सभी लोग रेडी होकर हॉल में खड़े थे, और सब लोग सिर्फ कृति का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर वेट करने के बाद ही सब लोग झुंझला जाते हैं, क्योंकि उनको पार्टी में जाने की जल्दी जो थी, लेकिन अभी तक कृति मैडम आई ही नहीं थी। सना और नैना एक साथ ही बोलती है, ये कृतु भी ना यार अभी तक नहीं आई है, बताओ ऐसा कोई करता है क्या? वो लोग अभी कुछ बोलते कि तभी उनके पीछे आ कोई आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर वो लोग पीछे देखते हैं। तभी वो बोलता है, आप लोगों को आरित सर बाहर बुला रहे हैं, बोलकर अपनी गर्दन झुका लेता है। उसकी बात सुनकर सभी बाहर चले जाते हैं। बाहर ही आरित उनको मिल जाता है, और फिर अपने साथ नैना को लेकर बोलता है, चलो तुम लिप्सा को लेकर अपनी कार में चलो, और मैं और नैना आते हैं, बोलकर आगे बढ़ जाता है। अपनी बात बोलकर आरित नैना का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगता है। नैना अपनी कदम वही जमाए हुए बोलती है, लेकिन कृति वो कैसे आएगी? वो तो अभी ऊपर है, उसको कौन लाएगा? उसकी बात सुनकर अरित उसको अपने करीब करता है, और उसके कान में बोलता है, अरे मेरी अनरोमांटिक लवर, तुम खुद तो रोमांस करती नहीं हो, लेकिन भगवान के लिए उनको तो करने दो, बोलकर वो नैना को खींचते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वही नैना उसको बात सुनकर लाल पड़ चुकी थी। उसका चेहरा इस वक्त कश्मीरी सेब लग रहा था। वो अपने गुलाबी होठ को अपनी दांत काट रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसका नाक और कान लाल हो रखा था, जो उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। वो चुपचाप कार की पिछली सीट पर सेटल हो जाती है। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़रें उठाकर अरित से नज़रें मिला पाए। वही आरित उसको इतना शर्माते हुए देखता है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वही सना भी लिप्सा को लेकर अपनी कार में बैठा चुका था। लिप्सा कुछ बोलने को हुई, लेकिन सना उसके होठ अपने होठ से ब्लॉक कर देता है। इस वक्त कार की पार्टीशन ऑन थी, जो सना ने बैठने के साथ ही कर दिया था। वही ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, और यहाँ लिप्सा और सना बस अपने किस में बिजी थे। कुछ देर बाद सना उसके होठ से अलग होकर उसको बोलता है, अरे मेरी अजन्मे बच्चों की होने वाली मम्मी, क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बड़ी जेठानी और जेठ जी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे? उसके बाद उनका एक क्यूट सी बेबी गर्ल आए जो हमारे अजन्मे बच्चे की बड़ी बहन हो, और तुम्हें अपनी प्यारी तोतली सी क्यूट सी वॉइस में ताती ताती बोले, कितना अच्छा लगेगा ना सुनने, और मुझे चाचू चाचू बोलेगा। सना के चेहरे पर इस वक्त एक खुशी थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो साफ बयां कर रही थी कि वो अपने आने वाले भतीजी या भतीजे के लिए कितना एक्साइटेड था। लेकिन हमारी लिप्सा तो किसी और ही जगह अटकी हुई थी। वो अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है, वो मुझे ताती क्यों बोलेगी? जब वो तुम्हें चाचू बोल सकती है, तो मुझे चाची क्यों नहीं बोल सकती है? ये तुम जानबूझकर बोल रहे हो। अरे वो तो मेरी तरह क्यूट रहेगा और मुझे क्यूट चाची बोलेगा, बोलकर वो अपने में ही खुश होने लगती है, और सना को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वही सना उसको आंखें छोटी करके घूरने लगता है। काव्यांश का रूम। कृति रूम में थी। वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, बस उसके पीछे की डोरी नहीं बंध रही थी। वो अपने हाथ पीछे करके उसको बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब हो रही थी। उसके हाथ से डोरी बंध ही नहीं रही थी। अब तक वो कितनी ही बार कोशिश कर चुकी थी, और साथ में नैना और लिप्सा को भी कई बार आवाज़ लगा चुकी थी, जो किसी काम का था,
ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई था। कृति के चेहरे पर इस वक्त झुंझलाहट और चीड़ साफ नजर आ रही थी। उसका गोरा और बेदाग चेहरा इस वक्त लाल था, जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से था। वो अपने में ही बड़बड़ रही थी, यार बंद जा तू, अगर तू बंद गया ना तो मैं तुम्हें एक प्लेट मोमोज, समोसा, गुपचुप और समोसा चाट और दही चाट दूंगी। और ऐसे ही ना जाने कृति अपने बैकलेश ब्लाउज के डोरी को पता नहीं क्या क्या लालच दिए जा रही थी। और वही दो जोड़ी आंखें डोर से टिक कर कृति की बचकानी हरकतों को देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की के दिमाग में इतनी बचकानी बातें कहाँ से आती है। जो ब्लाउज की डोरी को रिश्वत दे रही है, वही काव्यांश जो डोर से टेक लगाए खड़ा अपनी क्यूट और सिली वाइफी को देख रहा था, जो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। फिर भी काव्यांश के चेहरे पर इस वक्त एक छोटी सी मुस्कान थी, जो उसको सिली क्यूट लिटिल वाइफी की वजह से थी। आखिर कोई इतना भोली कैसे हो सकती है। सिर यही बात काव्यांश के मन में कृति के लिए चल रही थी। वो धीरे से उसके तरफ अपनी कदम बढ़ा दिया है। कृति जिसकी पीठ काव्यांश की तरफ थी, वो इस बात से बेखबर थी। उसका ध्यान बस कैसे भी करके अपने डोरी को बांधने की कोशिश में थी। तभी उसको अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और इसी एक साथ ही दो ठंडे हाथ उसके खुली पीठ पर हाथ को छूते हैं। कृति की सांसें की अटक चुकी थी। एक पल को उसको इसका लगा जैसे कोई और वो, लेकिन वो उस शख्स की प्रेजेंस की अच्छे से पहचानती थी। आखिर इस शख्स की खुशबू ही ऐसी थी कि वो कहीं भी रहे, लेकिन वो इस शख्स की खुशबू से ही लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। काव्यांश कुछ ही मिनटों में उसके डोरी को बांध देता है और वहां पर अपनी होठ रख देता है। कृति की सांस थम चुकी थी। इस एहसास से उसने अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर रखा था। उसकी सांसें बढ़ी हुई थी। वो अपने बढ़ी हुई सांसों को काबू में करते हुए बोलती है, अब भी हमें लेट हो रहा है, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। कृति ने एक ही सांस में बोल चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके होठ कसे हुए थे, और उसका चेहरा, उसका तो गुलाब का फूल बना हुआ था, जो अपनी खुशबू बिखेर रहे थी। काव्यांश उसको अपनी तरफ पलटता है। काजल से सनी बड़ी बड़ी नीली आंखें, माथे के बीच छोटा सा नीली रंग का बिंदी, कमर तक बाल जो खुले थे और सामने से कली थी। मेकअप ले नाम पर सिर्फ नाम मात्र का रेड मेट लिपस्टिक और ब्लैक बैकलेश ब्लाउज और हल्की नीली साड़ी जो एक लिमिटेड एडिशन थी। उसके पल्लू पर हैवी वर्क किया गया था। उसको वो नेचुरली कृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा साइन कर रहा था। वो इस वक्त किसी सोने की तरह चमक रही थी। काव्यांश उसको मदहोश हुए देख रहा था। कृति लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि काव्यांश की नज़रें उस पे से हट ही नहीं रही थी। कृति खुद को यूं काव्यांश के देखे जाने पर असहज हो जाती है और हिचकते हुए बोलती है, अब भी क्या कृति अच्छी नहीं लग रही है। कृति ने इस बात को इतनी मासूमियत से कहा था कि काव्यांश BCH43 पार्टी पार्ट 2 7 स्टार होटल मनाली के एक खूबसूरत और रॉयल लुक से डेकोरेटेड ये होटल एक 7 स्टार होटल था, जिसकी खूबसूरती देखने पर से ही बन रही थी। उसकी नक्काशी बहुत ही बारीकी से हुई थी, जो एक रॉयल लुक दे रहे थी। वही उस 7 स्टार होटल के पार्किंग लॉट में एक से बढ़कर एक ब्लैक चमचमाती कार आकर रुकती है। कार के रुकते ही कार के आगे पीछे से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड भी बाहर आकर उन कार को कवर कर लेता है। वही एक गार्ड जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और पहले कार से काव्यांश अपने थेरेपिस्ट सूट को ठीक करते हुए बाहर आता है। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी हॉटनेस और हैंडसमनेस में कोई कमी नहीं आई थी। वो चलकर दूसरी साइड जाता है और कार की साइड डोर को ओपन करता है और अपनी हाथ आगे बढ़ा देता है। कृति, जिसका पहले से चेहरा लाल था, वो ऐसे काव्यांश का जैक्सर देखकर और लाल हो जाता है। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रख देता है और कार से बाहर आ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर लाली के साथ एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। एक आरित, नैना और फिर लास्ट की कार से लिप्सा और सना बाहर आते हैं। सभी की नज़रें सना पर टिक चुकी थी और सब लोग अपनी आंखें बड़ी किए उसको देख रहे थे। वही सना अपने आप को सबको यूं देखता पाकर असहज हो चुका था। वो अपने चेहरे पर अपने हाथ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? उसकी बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही लिप्सा की आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसकी नज़रें झुक गई थी, उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। वही काव्यांश, जिसकी नज़रें भी सना पर पड़ चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती हैं और वो उसके सामने जाकर अपना मुंह में कैमरा ऑन करके उसके सामने कर देता है। सना उसको पहले अजीब नज़रों से देखता है, उसके बाद उसके फ़ोन पर। उसकी नज़रें जैसे ही फ़ोन पर जाती है, उसकी जोर से चीख निकल जाती है। विवाह पर काव्यांश और लिप्सा को छोड़कर सभी की हंसी उस जगह पर गूंजने लगती है। सना जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर अपने पॉकेट से रुमाल ढूंढता है। अरे लेकिन ये क्या, उसके पास तो रुमाल था ही नहीं। वो अपनी बेचारी नज़रों से काव्यांश को देखने लगाता है।
जैसे उसका आखिरी सहारा काव्यांश ही हो। जो सच ही था, मुझे लगता है तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना चाहिए, काव्यांश अपनी कोल्ड वॉयस में बोल उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा देता है। जी भैया एंड थैंक यू, बोलकर सना उसके हाथों से रुमाल लेकर अपने होठों पर फैले लिपस्टिक को पोंछने लगता है। वही सब लोग अभी तक हंस रहे थे, लेकिन सना उनको फुल ऑन इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद सब लोग पार्टी हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। काव्यांश और कृति एक साथ बाहों में बाहें डाले पार्टी हॉल में कदम रखते हैं। इस वक्त कृति की पकड़ काव्यांश पर कस चुकी थी। काव्यांश भी उसकी नर्वसनेस से वाकिफ था। उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी पलकें झपकाकर उसको शांत रहने का इशारा किया। कृति काव्यांश का इशारा समझकर स्माइल कर रही थी। उसको अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि काव्यांश उसकी इतनी केयर कर रहा था। सब लोग पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे और चारों तरफ देख रहे थे, जहां पर चारों तरफ मेहमान ही थे और सभी लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे। तभी उनके पास मिस्टर सिंह और उनकी पत्नी आती हैं। काव्यांश की नज़र जैसे ही उनके तरफ पड़ती है तो वो उनको ग्रीट करता है। मिस्टर सिंह और उनकी वाइफ काव्यांश को रिप्लाई करते हैं। तभी उनकी नज़रें काव्यांश के बगल में खड़ी कृति पर जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो एकटक अपनी नज़रों से कृति को देख रहे थे। पहले बता दूं, कपूर फैमिली और सिंह फैमिली बहुत ही पुराने दोस्त है और ये उनकी फैमिली को बहुत ही जमती है। कपूर फैमिली के हेड यानी कि काव्यांश के दादाजी और मिस्टर सिंह के फादर दोनों ही फ्रेंड है और उनका बेटा है अमितेश सिंह और ये भी काव्यांश के पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं और सब लोगों की आपस में बहुत ही अच्छे से जमती है और ये लोग भी यही मनाली में सेटल है। लेकिन साल के एक बार ये और इनकी पूरी फैमिली कपूर पैलेस जाते हैं और सब लोग मिलकर रहते हैं। अब मैं कहानी में आती हूँ और हाँ, कृति को मां यानी करिता बजाज भी इनकी ही उम्र की है और ये लोग कनेक्टेड है। आगे स्टोरी में देख लेंगे। अब आते ही स्टोरी में उनकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। वो दोनों ही अपनी नम आंखों से कृति को देख रहे थे। काव्यांश उनको देख रहा था। काव्यांश अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, अंकल और आंटी आर यू ओके नाउ? मिस्टर सिंह और मिस्टर शर्मा के आंखों से आंसू की बूंद छलक आती है। कृति की नज़रें भी अब तक मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह की तरफ थी और वो उनको असमंजस में देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसे रो क्यों रहे हैं और वो भी उसके खुद की तरफ देखकर वो कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी। मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह आस भरी नज़रों से काव्यांश को जवाब में बस कृति के तरफ इशारा करती है। काव्यांश उसका इशारा समझकर कृति को अपने करीब करता है और अपनी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उनके पास जाकर बोलता, अंकल आंटी इससे मिलिए, ये है मेरी वाइफ कृति काव्यांश कपूर और कृति ये है सिंह अंकल और आंटी। बोलकर वो स्माइल करने लगाता है। मिसेज सिंह कृति को अपने गले से लगा लेती है और अब तक जो आंसू ठहरे हुए थे वो झरझर गिरने लगती है। वही वहां पर मौजूद लोग सब अपनी आंखें बड़ी किए इस सीन को देख रहे हैं। वही कृति शौक खड़ी थी। उसको आज एक अपनापन, एक खुशी, अपने दिल में एक गुदगुदी हो रही थी। उसके दिल के एक सुकून था जो सालों पहले था जब उसकी मां के करीब महसूस होता था, लेकिन वही एहसास आज उसको हो रहा था। मिस्टर सिंह प्यार से उसके सिर सहलाए जा रहे थे। वही काव्यांश अपनी अंकल आंटी को अपनी बीवी के इतना क्लोज होते देखकर उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी। वो अपनी बीवी को झटके से अलग करता है और अपनी बाहों में भर लेता है। ये अब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को समझ ही नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए काव्यांश को देख रहे थे। कुछ देर बाद ये पार्टी हॉल का एक लग्जरियस रूम था और सब लोग उस रूम में एलिसन सोफे पर बैठे हुए थे। वही काव्यांश कृति को अपनी से चिपकाए बैठा हुआ था और उसके सामने की सोफे पर मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह बैठे हुए थे। उनकी आंखें इस वक्त चमक रही थी। तभी मिसेज सिंह अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए बोलती है, बेटा क्या आपकी मम्मा करू थी? उसकी बात सुनकर सब लोग आश्चर्य से उनको देखने लगते हैं। कृति भी उनको ही देख रही थी। तभी मिस्टर सिंह बोलते हैं, इसका मतलब है बेटा क्या तुम करिता की बेटी हो? बोलकर वो कृति को देखने लगते हैं। वही उसकी बात सुनकर कृति अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से उन दोनों की तरफ देखने लगती हैं और फिर काव्यांश की तरफ। काव्यांश उसके मन की बात बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। वो उसके बालों पर हाथ से कर अपना सिर हाँ में हिला देता है। कृति उनको देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, जी हाँ अंकल, मैं उनकी ही बेटी हूँ। क्या आप लोग मेरी मम्मा को जानते हैं? बोल वो अपनी टिमटिमाती आंखों से उसको देखने लगती है। वही काव्यांश उसके चेहरे को देख रहा था जो अपनी माँ की जिक्र से ही चमक चुका था। उसके चेहरे खिलखुले थे। काव्यांश ने आज से पहले कृति के चेहरे पर ऐसी चमक कभी नहीं देखी थी। वो एक तक उसके खिले और मासूम चेहरे को देख रहा था। तभी इस रूम में एक खुशी भरी आवाज़ उस रूम में गूंजती है। मिस्टर और मिसेज सिंह खुशी के साथ बोलते हैं, हाँ प्रिंसेस, हम आपकी माँ को जानते ही नहीं।
बल्कि वो तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी। प्रिंसेस आप बिल्कुल करू की तरह है, वैसे ही खूबसूरत और प्यारी, और ऐसे ही ना जाने बहुत सी बातें वो लोग करते हैं। वही कृति भी उनसे अपनी माँ के बारे में जानकर बहुत ही खुश थी। मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह भी आज बहुत ही खुश थे, क्योंकि बरसों बाद जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बेटी से मिल था। बाकी उनको तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी करिता के एक्सीडेंट के बारे में सुना था, लेकिन वो कृति को देखकर खुश थे और साथ ही सबसे बड़ी बात कि कृति को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जो चुका था। कुछ देर बाद सब लोग पार्टी हॉल में आ जाते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगाते हैं। तभी हॉल में म्यूजिक ऑन होता है और सारे कपल डांस करने लगते हैं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। काव्यांश कृति का हाथ अपने हाथ पर लेकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को अपने शोल्डर पर रख देता है। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। तभी काव्यांश उसको घुमाकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। जब बाहों में तेरी बाहों मिली तो लब सुलगने लगे। काव्यांश कृति को घुसाकर पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गले पर अपने होंठ रख देता है। आंखों की गुस्ताखिया माफ हो, आंखों की गुस्ताखिया माफ हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और सटेप से सटेप मिलकर डांस कर रहे थे। लबों को लबों से मिलाओ, क्या है, क्यों है, अब बताओ। लाबों को लबों से मिलाओ, अंडस्को लबों को लबों से मिलाओ, क्या है, क्यों है, अब बताओ। वहीं दूसरी तरफ नैना और अरित डांस कम और लड़ ज्यादा रहे थे, लेकिन आरित कहाँ कम था। वो नैना को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके जहां तहां चूम रहा था। लबों को लबों से मिलाओ, क्या है, क्यों है, अब बताओ। लबों को लबों से मिलाओ, क्या है, क्यों है, अब बताओ। वहीं तीसरी तरफ लिप्सा और सना दोनों ही एक दूसरे से चिपके हुए एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। हॉल की लाइट डीम थी, जिस वजह से कहा क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। सब लोग बस अपनी में ही बिजी थी। घर से थे चले तो ये बात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई, कि हमें आशिकी आ गई। घर से थे चले तो ये बात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई, कि हमें आशिकी आ गई। काव्यांश कृति को अपनी बाहों में बाहें डाले डांस कर रहा था। उसको आंखें में खुशी थी। वो बीच बीच में उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था और वही कृति शर्म से गड़ी जा रही थी। ऐसे ही पार्टी खत्म होती है और सब लोग फिर घर के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह ने बोला था कि वो लोग फिर से आए, लेकिन काव्यांश ने उनको मना किया और ये भी बोला कि वो अभी तक घर में किसी को नहीं बताया। और उनको भी बोल दिया CH44 वापसी कपूर फैमिली महाशिवरात्रि सबसे अपने आप सभी को माय ऑल स्वीट रीडर्स को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। एंड आई होप महादेव आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। सब लोग पार्टी से घर आ चुके थे और सब लोग इस एक हफ्ते को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। साथ ही सब गीले सिकवे भी मिट चुके थे। किसी को अपने अंदर के एहसास को पहचान लिया था तो कोई सब समझकर समझना ही नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ प्रखर भी उस डील के चले जाने से बहुत ही उखड़ा हुआ था। वो अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेवजह थी। जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था। वही आज काव्यांश और बाकी सब मुंबई वापस आने वाले थे। उनकी वेकेशन का आज लास्ट डे था। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट आकर रुकती है, क्योंकि काव्यांश और बाकी सब रात के 6 बजे निकले थे तो वो लोग रात में पहुंचे थे और सब लोग इस वक्त सो रहे थे। कुछ देर बाद ही उनकी कार कपूर विला के सामने जाकर रुकती हैं और तीनों ही अंदर जाकर आराम करते हैं। कपूर विला में आज सुबह सुबह बहुत ही चहल पहल थी। विला को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ सर्वेंट फैले हुए थे और अपना काम कर रहे थे। वही विला के मंदिर में आज जो इतने सालों से बंद था वो आज खुला हुआ था और वहाँ की सफाई हो रही थी। सभी सर्वेंट मंदिर की सफाई और डेकोरेट कर रहे थे। काव्यांश का रूम। काव्यांश बेड पर पेट के बाल लेता हुआ था। उसके ऊपर एक चादर थी। वो हमेशा की तरह हैंडसम हंक लग रहा था, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। वो नींद में था और अपने बगल को टटोल रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। काव्यांश झटके से अपनी काली गहरी आंखों को खोलता है और उस खाली पड़ी जगह को देखता है जो इस वक्त खाली थी। काव्यांश की नींद भरी काली आंखें छोटी हो जाती है। आज पहली बार ऐसा हुआ था इस 2 महीने में जो कृति उससे पहले उठ गई थी और साथ ही वो वहां पर थी भी नहीं। काव्यांश की नज़रें इस वक्त बस अपनी लिटिल वाइफी को देखना चाहता था। को इस वक्त वहां पर नहीं था। वो उठकर बाथरूम में जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। उसके वी सेव कमर पर एक वाइट टॉवल थी जो उसके सेक्सी लुक दे रही थी। उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर पानी की बूंदें चमक रही थी।
जो उसके गठीली बदन पर किसी हीरे जैसे लग रही थी। वो अपने बाल पोंछते हुए मिरर के पास जाता है, जिसपे ऊपर एक चिट लगा हुआ था। काव्यांश उसको उठाकर पढ़ता है, जिसपे बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ था, माई स्वीट हब्बी गुड मॉर्निंग, एंड आपके लिए मैंने कपड़े निकाल कर बेड पर रखे हुए हैं, आप उनको पहन लीजिए प्लीज़। इसी के साथ ही उसके एक स्माइली बनी हुई थी। काव्यांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो टॉवेल को सोफे पर फेंक कर बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बेड पर एक रेड एंड गोल्डन कलर का कुर्ता पजामा और उसके ऊपर एक मल्टी कलर का कोट रखा गया था। वो उसको उठा लेता है और चेंज करने चला जाता है। वो रेडी होने लगाता है। वही सभी लोगों के रूम में आज एक इंडियन वेयर कृति ने रखवाया था और सब लोग रेडी होकर नीचे आ रहे थे। आरित और सना दोनों ही साथ में आते हैं। दोनों ने ही सेम कुर्ता पजामा पहना था, उसके ऊपर कोट भी था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। कोई भी लड़की देख तो बस देखते ही रह जाए। तभी सीढ़ियों से टकटक हील की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ही अपनी नज़रें ऊपर करके देखते हैं और उनकी नज़रें उसके ही टिक जाती है। ऊपर से नैना और लिप्सा अपनी हाई हील्स को टकटक की आवाज़ करते हुए आ रही थी। दोनों ही किसी परी की तरह लग रही थी। सना के मुंह से अचानक ही निकलता है, इट्स सो हॉट, आज तो एकदम बॉम्ब लग रही है। लिप्सा हल्की पीली बनारसी साड़ी पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज ग्रीन फुल स्लीव था। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे, जो उसके गालों को चूम रहा था। उसकी गहरी आंखों में काजल का पहरा था। उसके होठों पर न्यूड लिपस्टिक, जो उसके बिना मेकअप के चेहरे पर बहुत ही जच रहा था। इस वक्त लिप्सा हद से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सना तो बस उसको बिना अपनी पलकें झपकाए हुए देख रहा था। वही आरित अपनी आंखों में बेपनाह प्यार लिए नैना को देख रहा था। नैना अपनी साड़ी संभाले सोडियो से आ रही थी। तेरी नशीली आंखों पर जो ये काजल का पहरा और वो तेरी रसीली होठ, पता नहीं जो मेरे इस कमबख्त दिल पर क्या जादू किया है। जितना इस नशे से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो नशा है वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। आरित अपने में ही फुसफुसा रहा था। उसकी नज़रें बराबर ही नैना पर बनी हुई थी। नैना उसके पास जाकर उसको चुटकी लेती है। आरित उसके ऐसे करने से मुस्करा कर उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और एक कोने की तरफ रुख करता है। वो उसको कोने पर ले जाकर उसके दीवार पर पूस करता है और उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। नैना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आरित खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो उसके होठों पर टूट पड़ा था। वो बहुत ही पैशनेट था। वही सीनान और नैना के साथ ही यही सीन चल रहा था। दोनों ही डेस्परेटली किस किए जा रहे थे। वो भी दूसरे साइड के कोने पर थे। वही काव्यांश रेडी हो चुका था। वो इस वक्त बहुत ही डाइसिंग और हैंडसम लग रहा था। वो एक नज़र अपने आप को मिरर में देखकर बाहर आ जाया है। वो हॉल में आकर अपनी नज़रें चारों तरफ करता है, जहां उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ अपनी नज़रें करता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो एक मेड से पूछता है तो पता चलाता है कि वो उसको कृति ने बैकयार्ड पर बुलाया था। काव्यांश उसकी हाय सुनकर वो चला जाता। वो पूरे विला को देख रहा था, जो आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। उसके कदम बैकयार्ड में रुकते हैं और उसको नज़रें मंदिर पर टिक जाती है, क्योंकि जब से काव्यांश ने अपनी इस विला को खरीदा था, तब से आज तक वो इस मंदिर पर आया हुआ नहीं था। वो तो बस अपनी रूम में ही रहता थे, लेकिन आज पहली बार वो इस मंदिर के कदम रख रहा है। ये मंदिर शिव और पार्वती माता की मंदिर थी और चारों तरफ अपनी नज़रें करता है। चारों तरफ फूल सी सजी हुई थी, साथ ही फूलों की रंगोली बनी हुई थी और कृति काव्यांश की तरफ अपनी पीठ किए फूलों की रंगोली बना रही थी। उसके बैक खुली हुई थी, उसकी ब्लाउज बैकलेस थी, उसके लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था जिसपे गजरा लगा हुआ था। कृति की सिर्फ बैक ही काव्यांश की तरफ थे। वो मुस्कुराते हुए उसके तरफ बढ़ जाता है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसको नज़रें कृति पर ठहर जाती है। कृति के गालों को उसकी दो लटें चूम रही थीं। उसकी नीली आंखों पर गहरी काजलों की हिफाजत थी। उसके होठ पर रेडमेड लिपस्टिक थी, चेहरे पर लाइट मेकअप। कृति हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्यांश उसको देखकर अपने होश ही खो चुका था, क्योंकि वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि काव्यांश अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुका था। कृति को नज़र उस पे पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद सब लोग मंदिर के सामने खड़े थे। सब लोग अपनी जोड़ी में थे। कृति और काव्यांश आगे थे। उनकी हाथ में पूजा की थाल थी। तभी कृति गाना आरती शुरू करती है। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धरा, ओम शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धरा, ओम शिव ओमकारा। 2 सब लोग आरती करते हैं और सबको कृति आरती देती है। सब लोग आशीर्वाद लेकर डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं।
कृति अब काव्यांश की तरफ करती है। काव्यांश आरती लेकर कृति के ऊपर फिरता है और आरती की थाली से सिंदूर लेकर कृति के मांग भर देता है। कृति की आंखें बंद हो जाती है। काव्यांश उसके हाथ से थाल लेकर मंदिर पर रखता है और उसको अपनी गोद में लिए आगे बढ़ जाता है। कृति, अब भी आप क्या कर रहे हैं? सब यही है, प्लीज नीचे उतार दीजिए ना, मुझे शर्म आ रही है। उद्धरण चिन्ह। काव्यांश उसको स्माइल करते हुए देखत है, लेकिन उतरता नहीं है। काव्यांश अपने होठों को राउंड करते हुए बोलता है, वाइफी तुम सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, ना कि किसी और पर, बोलकर उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूम लेता है। वो उसको डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और उसको अपने हाथों से उसका ब्रेकफास्ट कराने लगता है। और वही बाकी सब भी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां पर विला का बटला आता है। काव्यांश उसको देखकर काव्यांश अपनी भौहें तन जाती है, जैसे पूछ रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बटला अपना सिर झुकाकर ग्रीट करता है और अपना सिर झुकाकर बोलता है, बॉस, बिग बॉस का ऑर्डर आया है, आपको और छोटे बाबा को बुलाया है। अभी इसी वक्त बड़ी मालकिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बोलकर वो चुप हो जाता है। उसको बात सुनकर काव्यांश की चेहरा सख्त हो जाता है। वो बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो बटलर बाहर चला जाता है। सब लोग काव्यांश को देख रहे थे। वही कृति, उसको नजरें भी कृति पर ही जमी हुई थी, क्योंकि उसको भी अब काव्यांश के फैमिली के बारे में जानना था। 45 पहली मुलाकात, सभी से मिलना, कपूर विला। इस वक्त काव्यांश स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसने अपना सिर सोफे पर पीछे की तरफ टिका रखा था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में गुम था। वही सना उसके सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त कुछ कहने के लिए मुंह खोल रहा था, लेकिन उसके मुंह तक आवाज ही नहीं आ रही थी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसके जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तुम कुछ कहना है सीनू, तो बोल सकते हो, यूं खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? काव्यांश अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी शांत आवाज में बोलता है। उसकी बात सुनकर सना, जो कब से कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको जैसे परमिशन मिल गई हो, वो बोलता है, भाई आपको पता है ना आपको दादाजी क्यों बुला रहे हैं? और किस लिए? मुझे लगता है आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भी पता है वहां पर जाकर क्या होगा। अपनी बात बोलकर सना चुप हो जाता है और काव्यांश की तरफ देखने लगता है। काव्यांश के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपनी सर्द आवाज में दो टूक जवाब देता है, कम हेयर। काव्यांश की आंखें अभी तक बंद थी और वही सना उसको कंफ्यूज भरी नजरों से देख रहा था। वही उसकी बात सुनकर दरवाजे के पीछे से झांक रही कृति की सांसें अटक चुकी थी। लिटिल वाइफी, इस बार काव्यांश की आवाज पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कोल्ड थी। उसकी इतनी कोल्ड आवाज सुनकर अंदर बैठे सना की भी डर से हालत पतली हो गई थी। कृति अपना सिर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। वही काव्यांश अब तक वैसे ही था। वो अपनी आंखें खोलकर कृति को देखता है, जो किसी मुजरिम की तरह उसके सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। काव्यांश की नजरें सना को देखती है। तुम ओल्ड कपूर मैंशन जाओ और हाँ उनको बोल देना कि मैं और उनकी बहू आ रही है। बोलकर वो सना को देखता है, जो उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी किए उसको ही देख रहा था। तभी काव्यांश अपनी कड़क आवाज में, सीनू, अपना नाम सुनकर सना होश में आता है। वो खुशी से काव्यांश को गले लगा लेता है और उसके गाल पर किस करके कृति को भी आई लव योर भाभी माँ बोलकर भाग जाता है। वही कृति और काव्यांश हैरानी से स्टडी के डोर की तरफ देख रहे थे, जो अभी उसी तरफ से गया था। सना ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि दोनों को ही समझ नहीं आया था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। काव्यांश उसके ऊपर से नजरें हटाकर कृति को देखता है, जो अब तक अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। काव्यांश उसको देखकर, कम हेयर वाइफी। कृति किसी अच्छे बच्चे की तरह उसके पास जाती है। काव्यांश उसको खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। कृति ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में भींचा हुआ था। उसको जरा सा भी नहीं लगा था कि काव्यांश कुछ ऐसा करेगा। उसको तो फ्यूज ही उड़ चुका था। वो अपनी बड़ी बड़ी हिरनी सी नीली आंखों से काव्यांश के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। काव्यांश के हाथ उसके कमर पर कसे हुए थे। वो उसको अपनी एकटक नजरों से देख रहा था। काव्यांश उसके ऊपर अपनी नजरें टिकाए कहता है, वाइफी आज तुम अपने ससुराल जाने वाली हो, तो बी केयरफुल, वहां सभी से अच्छे से मिलना, तुम्हें सब लोग पसंद आएंगे। काव्यांश अपनी बात बड़े ही सहज और सरल तरीके से कृति के सामने रखता है। वही कृति बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, साथ ही समझ भी रही थी। तभी वो तपाक से बोलती है, लेकिन आपके फैमिली वालों ने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या हो अगर वो मुझे बहू मानने से इनकार कर दे? उनको अगर मैं आपके लिए पसंद नहीं आई तो हब्बी। अपनी बात बोलकर कृति अपनी लंबी घनी पलकों को झपका झपका कर उसकी तरफ देखने लगती है। वे इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी, किसी के पप्पी की तरह लग रही थी। काव्यांश उसको ही अपनी इंतेश नजरों से देख रहा था।
वो अपने मन ही मन बोलता है, तुम मुझसे जुड़ी हुई हो मेरी जान, तुम मेरी रूह में बसी हुई हो, और रही बात मेरी फैमिली की तो वो तो तुम्हें देखते ही हाँ बोल देंगे। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोलता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें सिर्फ उनसे मिलना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, बोलकर उसके माथे को चूम लेता है। कृति की आंखें बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले बेचनी थी, वो अब सुकून में बदल चुकी थी। कुछ देर बाद वो हॉल में पहुंच चुके थे। हॉल में इस वक्त नैना, लिप्सा और अरित बैठा हुआ था। सना ओल्ड कपूर मैंशन के लिए निकल चुका था। आज लिप्सा भी अपने विला जाने वाली थी। आज सिर्फ नैना और अरित ही रहने वाले थे। सबको पता चल गया था कि कृति और काव्यांश आज वही रुकने वाले थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और लिप्सा भी अपने विला के लिए निकल गई थी। वही काव्यांश की रॉयल रोल्स भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद ही उनकी कार एक बड़े से पैलेस के सामने रुकती हैं। उस गेट पर बहुत ही खूबसूरती से कपूर विला कर्शी राइटिंग में लिखा हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गेटकीपर जल्दी से गेट ओपन करता है और कार बड़े से गार्डन से होकर गुजरती है। गार्डन में बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए हुए थे। उनकी कार पैलेस के मेन डोर पर रुकती है। कृति और काव्यांश बाहर आते हैं और गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। कृति के चेहरे पर डर नजर आ रहा था, क्योंकि उसको अब लग रहा था कि अब उसको उसके घर वाले पसंद ना ही किए तो वो क्या करेगी। वो काव्यांश को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती है। च 46 अशोक कपूर ओल्ड कपूर पैलेस। काव्यांश कृति का हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। वही कृति की धड़कनें बहुत ही तेज धड़क रही थी, जो काव्यांश को भी सुनाई दे रहा था। काव्यांश उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस लेता है और बोलता है, लिटिल वाइफी डोंट पैनिक एवरीथिंग इज ओके, बोलकर वो अपनी पलकें झपका देता है। वही कृति उसको इस तरह से अपने साथ देखकर एक स्माइल पास करती है। उसको थोड़ा अब अच्छा लग रहा था और काव्यांश का उसको कॉम करना, ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ हो या ना हो लेकिन उसका अपना पति उसके साथ है। वो उसके हाथों पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस लेती है और आगे बढ़ जाती है। काव्यांश उसको शांत होते देखकर उसको अब अच्छा फील हो रहा था। वही लोग अब तक दरवाजे पर पहुंच चुके थे और दहलीज लांघने ही वाला था कि तभी एक कड़क आवाज़ वहां पर गूंजती है और कृति उचककर काव्यांश के पीछे छुप जाती है। खबरदार, जो आप दोनों ने दहलीज लांघने की कोशिश भी को तो। आवाज़ बहुत ही कड़क और रौबदार थी। आवाज़ से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी उम्र लगभग 75 से 80 साल के होंगे। उसकी आवाज़ से ही साफ लग रहा था कि बोलने वाले पर कितनी रौब था। उसके आवाज़ से ही उसके स्वभाव का भी अंदाजा हो ही गया था। आवाज़ सुनकर ही दोनों अपनी जगह रुक थे और वही कृति इतनी कड़क आवाज़ सुनकर काव्यांश के पीछे छुप गई थी। काव्यांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। उसका हाथ अभी तक मजबूती से कृति के हाथ को पकड़ रखा था। काव्यांश सामान्य देखता है, कहाँ पर उसके फैमिली मेंबर खड़े थे। अब आप लोगों को इनका इंट्रो दे देती हूँ। कपूर फैमिली हेड दादाजी अशोक कपूर ने कपूर एम्पायर की नींव रखी थी। इनकी उम्र 75 से 80 की है और वो इस फैमिली के हेड है, या ये कह ले ये इस फैमिली के कर्ता धर्ता है। इनका स्वभाव भी इनके नाम की तरह थी, थोड़े तेज गुस्से वाले लेकिन दिल के साफ, लेकिन उतने ही कठोर भी हैं। दादी जी चंपा कपूर भी अपने नाम की तरह है। इनका उम्र 70 साल होगा जैसा इनका नाम है। ये भी ऐसी ही है, चंचल, चुलबुली और थोड़ी शरारती। कहने को तो ये अब बूढ़ी हो चली है, लेकिन हरकतें इनके बच्चों वाली और इनके साथ इनकी बहू नीता और ईशा और सीनान देते हैं। और उसके बाद ये तीनों डांट खाते हैं और दादी माँ बचकर निकल जाती है। काव्यांश पापा विक्रांत कपूर ये कंपनी संभाल रहा था। इनकी उम्र 50 साल है, लेकिन जब से काव्यांश ने कंपनी ज्वाइन किया था तब से ये घर में आराम कर रहे हैं। इनका मिजाज भी थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल के साफ और अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। काव्यांश मम्मी शशि कपूर काव्यांश की मम्मी है। इनका उम्र 47 साल है। पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन अब उन्होंने छुट्टी ले ली है क्योंकि घर की बड़ी बहू होने की वजह से इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए ही हॉस्पिटल जाती है। इनका स्वभाव थोड़ा सख्त है और सब लोग इनसे डरते हैं। काव्यांश चाचा विवेक कपूर ये काव्यांश के चाचू है और इनको उम्र 46 साल है। ये एक पेंटर है। उनकी पेंटिंग दुनिया के टॉप 10 में शुमार है। उनका स्वभाव मजाकिया है और सबसे हिल मिलकर रहते हैं। काव्यांश चाची नीता कपूर विवेक कपूर की वाइफ है। इनकी उम्र 43 है और ये भी बहुत ही चुलबुल है। ये और शशि जी सगी बहनें हैं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हैं। सना से तो आप मिल ही चुके हैं। काव्यांश के चाचा का बेटा ईशान कपूर, काव्यांश के चाचा का बेटी ईशा कपूर। ईशान और ईशा दोनों ही जुड़वा है और इनकी उम्र सना जितनी है। चारों भाई बहन बहुत ही प्यार से रहते हैं और साथ ही झगड़ते भी हैं।
तीनों साथ में हुए मतलब कोई न कोई कांड होना तय है। ये आवाज़ काव्यांश की दादाजी की थी, और उसके पीछे ही सारे घर वाले खड़े थे। वो सब लोग काव्यांश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग काव्यांश को घूर रहे थे। काव्यांश भी बिना भाव के उनके आंखों में देख रहा था। वही सना, ईशान और ईशा जो सबसे पीछे खड़े थे, वो उचक उचक कर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको काव्यांश के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि कृति तो पूरी छुप चुकी थी, काव्यांश के पीछे थी। बरखुरदार, आप अब इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको ज़रा सा नहीं ऐसा नहीं लगा कि आपकी एक फैमिली है जिसको अपनी शादी की खबर होनी चाहिए। अशोक कपूर अपनी कड़क और सर्द आवाज में बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी देर पोज लेने के बाद फिर बोलते हैं, आपको कहाँ होश रहेगा, आप तो अपनी मर्जी के मालिक जो ठहरे। अशोक जी मुंह बनाते हुए बोलते हैं। उनकी बातों में नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। वी उनकी बात सुनकर, सिचुएशन ऐसे बन गई थी कि मुझे ये शादी करनी पड़ी और आप लोग मेरी वाइफ से मिलकर बहुत खुश होंगे, काव्यांश अपनी सर्द आवाज में बोलता है। वही उसकी बातें सुनकर सब उसको अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें अपनी वाइफ से मिलवाना चाहते हो? अशोक कपूर एक व्यंग्य भरे लहजे में बोलते हैं। वही उनकी बात सुनकर काव्यांश की आंखें सिकुड़ जाती है। उसको साफ समझ आ रहा था कि दादाजी ने उसको ताना मारा था। वो घूर कर अपनी पूरी फैमिली और दादाजी को देखता है और झटके से अपनी पीछे खड़े कृति को अपने सामने खड़ा कर देता है। सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो CH-47 शॉक, गृह प्रवेश, लो सफ़र शुरू, सभी को आंखें बड़ी थी। वही काव्यांश सभी का ऐसा रिएक्शन देख उसको आंखें सिकुड़ चुकी थी। वो अपनी छोटी आंखें करके सामने देखता है, जहां पर कृति का मासूम चेहरा उसके लंबे साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। वही कृति काव्यांश के सीने पर चिपकी हुई थी। बीवी, ये तुम कैसी हरकत कर रही हो? काव्यांश अपनी कड़क आवाज में कृति से बोलता है। वही कृति, उसके ऊपर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो वैसे ही खड़ी थी। वही सभी घर वाले कृति को मुंह खोले देख रहे थे, जो काव्यांश के सीने में छुपी हुई थी और बोलने के बाद भी निकलने को तैयार ही नहीं थी। मिसेज काव्यांश कपूर, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है? अशोक कपूर अपने कड़क आवाज में कृति से बोलते हैं। वही कृति उनकी ऐसी बातें सुनकर काव्यांश से झटके से अलग होती है और वैसे ही अपनी चेहरे को ढके हुए सभी के पैर छूती है। वो भी शाश्वत दंड प्रणाम। सब आश्चर्य से कृति को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या काव्यांश की बीवी दिमाग से पैदल है? तभी वहां पर एक रोवासी आवाज सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं खुद कृति की थी, जो बोल रही थी, हमने तो आप सभी के पैर छू लिए, लेकिन कोई मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा है? कृति की आवाज रोवासी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था वो अब तब रो ही देगी। साथ ही उसकी बातों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसके ऐसे बोलने पर सभी अपने होश में आए, क्योंकि उसका शाश्वत प्रणाम को देखकर सब अपने होश खो चुके थे। सब लोग एक साथ ही बोलते हैं, आयुष्मान भावा, सदा सुहागन रहो। सब लोग बोलने के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं और दादाजी अपना सिर झटक कर दादी जी को कुछ इशारा करते हैं। उनकी बात समझकर दादी जी अपनी छोटी बहू को कुछ इशारा करती है। नीता जी, काव्यांश की चाची मासी, अपने हाथ में आरती की थाली और उसके पीछे सर्वेंट चावल से भरा कलश लेकर आते हैं। शशि जी, काव्यांश की मम्मी, आरती की थाली लेकर काव्यांश और कृति की पूजा करती है और तिलक के साथ उनका स्वागत कराती है। उसके बाद कृति को दाया पैर से कलश को धकेलकर अंदर आने को बोलती है। कृति भी ऐसे ही कर रही थी। उनके आगे आलते की थाली भी थी, जिसपे कृति के पैरों के निशान थे। कृति का चेहरा अब भी ढका हुआ था। सब अंदर आने के बाद दोनों को फ्रेश होकर आने का बोल सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। काव्यांश का रूम। कृति और काव्यांश रूम के सामने पहुंचते हैं। रूम के डोर पर ही ईशा, ईशान और सना खड़े हुए थे। ईशा का मुंह गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। इस वक्त काव्यांश उसकी नाराजगी साफ समझ रहा था। उसको पता था उसकी प्रिंसेस उससे नाराज है। वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, प्रिंसेस क्या हुआ आपको? अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, बोलकर वो ईशा की तरफ देखने लगता है। लेकिन ईशा फूल ऑन काव्यांश को इग्नोर करती है और कृति के तरफ अपना रुख कर बोलती है, भाभी भाई से बोलो वो मुझे मेरा नेक दे, और हाँ उनको बोल दो मैं ऐसे ही नहीं मानने वाली हूँ। बोल वो अपने हाथ से कृति का घूंघट उठा देती है, जो कब से ढका हुआ था। उसके चेहरे को देखकर उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, ईस्ट सो ब्यूटीफुल। वो कृति को ध्यान से देख रही थी। उसको उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तभी ईशा चीखते हुए बोलती है, सिनू भाई ये तो वही है ना? उसकी बात सुनकर सना स्माइल करते हुए ही अपना सिर हिला देता है। उसकी हाँ सुनकर ईशा कृति को जोर से गले लगा लिया है। वही काव्यांश कंफ्यूज नजरों से उसको देख रहा था। ईशान और सना भी कृति को गले लगा लेते हैं।
उन दोनों को ऐसे अपनी बीवी को गले लगाए देखकर काव्यांश की आंखें छोटी हो जाती है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि उसके कानों में कृति की घुटी हुई आवाज पड़ती है। अरे दूर हटो आप लोग, मुझे सांस नहीं आ रही है, बोलकर झटपटाने लगती है। वही उसकी बात सुनकर तीनों ही जल्दी से अलग होते हैं और एक साथ ही सॉरी भाभी बोलते हैं। कृति सना को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और एक मुक्का खींचकर उसकी पीठ पर मरती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चिपकने की, मैंने कितनी बार माना किया है तुझे, बोलकर एक और मुक्का जमा देती है। इसके पीठ पर सना दर्द से अपने पीठ को सहलाते हुए बोलता है, तू चुड़ैल कहीं की सुधार जा, अब तो तेरी शादी हो चुकी है और ये तो तू मेरी भाभी माँ भी हो गई है, अगर तू नहीं सुधारी ना तो तेरी कॉम्प्लेन कर दूंगा, बोलकर वो मुंह बनाने लगाता है। वही काव्यांश कब से सबकी नौटंकी देख रहा था, जो ये लोग उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। वो अपनी कड़क आवाज में बोलता है, बस बहुत हुआ, जाओ तुम तीनों, 10 मिनट में मुझे हॉल में तुम तीनों भी चाहिए। और हाँ प्रिंसेस, आपको जो भी चाहिए वो आपको कल तक मिल जाएगा, आप एक बार बता देना, बोलकर वो सबको साइड कर रूम के अंदर बढ़ जाता है। उसके एक हाथ में कृति का हाथ था जिसको उसने मजबूती से थाम रखा था। कमरे के अंदर जाकर काव्यांश अपने रूम को लॉक करता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे ही कृति भी उसके पीछे खींची चली जा रही थी। दोनों ही इस वक्त शॉवर के नीचे खड़े थे और शॉवर का पानी दोनों को भीगा रहा था। कृति का मासूम चेहरा लाल था और नीचे झुका हुआ था। वही काव्यांश एक हाथ उसके कमर को होल्ड किए उसको अपने आप से चिपकाए खड़ा था। उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। काव्यांश उसके गुलाबी हो चुके चेहरे को देखता है जो इस वक्त झुका हुआ था। वो अपनी सॉफ्ट मगर ठंडी आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी नीचे तुम कैसे हरकत कर रही थी, बोलकर अपनी नजरें कृति के मासूम चेहरे पर टिका देता है। कृति भी उसका सवाल सुनकर अपना सिर उठाकर उसकी काली आंखों में दिखती है और बोलती है, हम डर गए थे, हमें लगा कि वो हमें पसंद नहीं करेंगे और आपको हमसे दूर कर देंगे, इसलिए हमने अपना चेहरा ढक लिया था जिससे वो हमें न देखे और आपसे दूर न करे, बोलकर वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को काव्यांश के काली आंखों में टीका देती है। वही काव्यांश उसकी बात सुनकर उसके धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था अपने कान पर, लेकिन जो उसमें सुना था वो सच भी था। आखिर उसको लिटिल वाइफी ने जो बोला था उसका दिल आज एक अजीब सी गुदगुदी से भर गया था, जैसे वो कृति को खोने से डरता था। आज वही कृति भी उसके लिए फील कर रही थी। वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बिल्कुल उसको तरह। उसको धड़कनों पर उसका नाम था, अब कृति के धड़कन पर भी उसका नाम लिखा हुआ था। आज उसकी इस बात को सुनकर काव्यांश को अपने अंदर एक अलग सी गर्माहट महसूस हो रही थी। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया, लो सफ़र शुरू हो गया, मेरा हम सफ़र तू हो गया। काव्यांश कृति के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर बोलता है, लिटिल वाइफी क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में जो मैं सुन और देख रहा हूँ वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है? दिल को बेचैनी को आया अब कहीं आराम है, तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया, लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया, लो सफ़र शुरू हो गया, मेरा हम सफ़र तू हो गया। कृति उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोलती है, अब भी आपने जो मेरे साथ किया वो बस एक गलतफहमी थी, उसमें आपको गलती नहीं थी, लेकिन मैंने इन 2 महीनों में आपको जाना है, उसके हिसाब से आप मेरे लिए एक परफेक्ट सोलमेंट है और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी मम्मा सना और नैना के बाद वो वाहिद इंसान है जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरे लिए करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, वो भी बिना शर्तों के, बोलकर वो अपने पंजों के बल खड़े होकर उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और पसीने ठोकर चूमने लगती है। जब से तुमने बाह थमी रास्ते आसान है, खुशनुमा है मेरी सुबह दिलनासी हर शाम है, जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ ही गया। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया, लो सफ़र शुरू हो गया, मेरा हम सफ़र तू हो गया। हॉल में सब लोग हॉल में मौजूद थे और शाम की चाय पी रहे थे। सब लोगों की नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक कृति और काव्यांश नीचे जो नहीं आए थे, तभी सबको फुटवेयर की आवाज़ आती है। सब लोग अपनी नज़रें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जहां पर काव्यांश कैजुअल कपड़ों में चला आ रहा था। उसके पीछे ही कृति भी चल रही थी, वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए आ रही थी। वो आकर सबके सामने खड़ी हो जाती है और इस बार उसका चेहरा देखकर सबको आंखें बड़ी हो जाती है और शशि जी और नीता जी के मुंह से अचानक ही निकलता है करू। काव्यांश उनकी बात सुनकर समझ जाता है और वो सबको बैठने को बोलता है। सब लोग बैठ जाते हैं।
काव्यांश कृति को ईशा के साथ उसके रूम में भेज देता है और उसके बाद उनको सारी बात बता देता है। सब लोग उसकी बात सुनकर थोड़े दुखी थी, लेकिन फिर भी खुश थे, क्योंकि उनको और बजाज फैमिली, सिंह फैमिली और राठौर फैमिली सब लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, और वो सब लोग कविता को भी अच्छे से जानते हैं। इस वक्त रात के 8 बज चुके थे और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कृति अपना सिर झुकाए काव्यांश के बगल में बैठी हुई थी। सब लोग उसको देख रहे थे। उसके चेहरे पर मासूमियत और क्यूटनेस से भरी हुई थी। दादाजी उसको देखकर अपनी कड़क आवाज में बोलते हैं, हम आपकी शादी को नहीं मानते हैं। और हमने फेस। दादाजी ने अभी इतना बोला था कि उस डाइनिंग हॉल में एक तेज आवाज सुनाई पड़ती है, जो कृति की थी, जो बोल रही थी, नहीं नहीं, हम अपने हब्बी को नहीं छोड़ने। आपको मानना है तो माने, नहीं तो मत माने, लेकिन हम अपने हब्बी को नहीं छोड़ेंगे। बोलकर वो काव्यांश से चिपक जाती है। उसकी आंखें डगमगाती थी। काव्यांश ने उसको जोर से अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसके चुप करवा रहा था। वही सब लोग हैरान थे। दादाजी इस बार अपनी नर्म आवाज में उसके पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोलते हैं, बच्चा आप चुप हो जाए, आप गलत समझ रही है। हम बोल रहे थे कि आप और काव्यांश की शादी हम पूरे रीति रिवाजों से कराना चाहते हैं। हम आप दोनों को अलग नहीं करना चाहते हैं। दादाजी बोलकर कृति को देखते हैं, जिसका सिर अभी भी काव्यांश के सीने में छुपा हुआ था। वो अपना सिर उसके सीने से निकलकर बोलती है, सच्ची दादाजी आप झूठ नहीं बोल रहे हो ना। बोलकर पाउट बना लेती है। वही बाकी सब उसको हरकत देखकर स्माइल करने लगते हैं। दादाजी स्माइल करते हुए हमें अपना सिर हिला देते हैं। 48 मस्ती भरे पल। आज लग रहा है कि घर की रौनक लौट आई हो। सबका दिन हो चुका था और सब लोग इस वक्त पैलेस के लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी, दादी जी एक सोफे पर, दूसरे सोफे पर शशि जी और विक्रांत जी, काव्यांश के मम्मा पापा, बैठे हुए थे। तीसरे में विवेक और नीता, काव्यांश के चाचा चाची, बैठे हुए थे। और उनके समाने के सोफे पर काव्यांश और कृति, और दोनों साइड में सिंगल सोफे पर एक में ईशा बैठी हुई थी, तो दूसरे में ईशान और ईशा बैठे हुए थे। दादाजी सबको देखते हैं और अपनी कड़कती हुई आवाज में बोलते हैं, तो आपने क्या सोचा है अपनी शादी के बारे में? आप कब करना चाहते हैं शादी? बोलकर दादाजी अपनी सवालिया नजरों से काव्यांश को देखते हैं। काव्यांश उनकी बात सुनकर एक नज़र कृति को देखता है, जो उसको ही देख रही थी। वो उसको देखते हुए बोलता है, आपको जब करना है तब कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्यों लिटिल वाइफी? काव्यांश की बात सुनकर कृति बोलती है, लेकिन हब्बी अभी तो कुछ टाइम बाद मेरी एग्जाम के डेट आ जाएंगे, तो क्यों ना हम शादी मेरे एग्जाम के बाद करें। बोल वो बेचारा सा मुंह बनाकर काव्यांश उसके बाद दादाजी की तरफ देखने लगती है। उसकी बात सुनकर सब कुछ सोचने लगते हैं। तो ठीक है बेटा जी, आपकी और काव्यांश की शादी आपके एग्जाम के बाद होगी, दादाजी अपनी कड़क आवाज में बोलते हैं। तभी उनके कानों में काव्यांश की आवाज पड़ती है, जो उन्हें ही बोल रहे था, अब बस भी करे दादाजी, आपके ऐसे बोलने से मेरी वाइफ डर रही है और आप है कि उसको डराए जा रहे हैं। दादाजी बरखुरदार, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक विलेन है जो अपनी प्यारी पोता बहू को डरा देंगे? आप उनको सामने हमें खड़ूस दादाजी का टैग देना चाहते हैं? बोलकर वो अपना मुंह बना लेते गई। उनके बातों पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने छोटे बच्चों जैसे अपना मुंह फुला लिया था। सब लोग उनको इस तरह से देख स्मेल कर रहे थे। तभी ईशा, जो देख रही थी कि अब माहौल टेंस होने वाला है, तो वो अपने दादू के पास जाकर बोलती है, दादू क्या आप भी भाई की तरह बोरिंग हो रहे हैं? चलिए ना हम लोग गेम खेलते हैं। ईशा अपनी धीमी आवाज में दादाजी से बोलती है। वही दादाजी उसकी बात सुनकर बोलते हैं, बिल्कुल प्रिंसेस, आप बोलो और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? और हाँ, हम उस नालायक जैसे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। बोलकर वो मुंह बनाने लगते हैं। उसके बाद अपनी कड़क आवाज में एक पैलेस के हेड बटलर को आवाज लगाते हैं। उनकी कड़क आवाज सुनकर वो बटलर 2 मिनट में हाजिर हो जाता है। जाओ बाहर गार्डन में गद्दे लगाओ और हमारे सबके गेम खेलने की तैयारी करो। कुछ समय बाद सब लोग बाहर गार्डन में गद्दे बिछे थे, उस पे बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी टीम में थे। टीम 2 भागों में बटा हुआ था। पहली टीम में दादा दादी जी, विवेक, नीता और ईशा थे। दूसरी टीम में शशि, विक्रांत, ईशान, सना और कृति थे। और काव्यांश वो खेल नहीं रहा था, उसको जरूरी मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए वो ऊपर रूम में था। सब लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। सबसे पहले बारी आती है दादाजी की टीम की। दादाजी दादी को एक नज़र देखते हैं, उसके बाद गाना गाते हैं। मैं शायर तो नहीं, मगर आए हंसी, जब से देखा तुमको मैंने, शायरी आ गई। गाते हुए वो दादी जी को देख रहे थे। वही दादी जी के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। वही दादाजी अपने चेहरे पर शरारत लिए उन्हें देख रही थी। वही बाकी सभी लोग उनकी केमिस्ट्री देखकर हंस रहे थे।
वही काव्यांश अपने रूम की खिड़की से ये सब देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वो सोच रहा था, आज भी उसके दादा दादी के बीच का प्यार अभी भी वैसा ही है जैसा वो बचपन से देखता आ रहा था, और वो चाहता था कि उसके और कृति का रिश्ता भी ऐसी ही मजबूत रहे। नीचे गार्डन में अब बारी थी टीम बी की, मतलब कृति की। अब उनको ई से गाना था। वो सब लोग सोच रहे थे और अपना दिमाग लगा रहे थे। तभी सना और ईशान गाते हैं, एक दौर वो था हमसे भी ज्यादा, उनको फिक्र थी मेरी, कहते थे मुझे रुखसत ना होंगे मिलके दोबारा अब कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्दे दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई 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 की है। उन लोगों का गाना खत्म होता है और उसके तुरंत बाद ही ईशा गाने लगती है। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुझे देख तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया है। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुझे देख तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया है। ये जान लेकर के जान मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। सब बहुत खुश थे और गेम एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम और गेम चली, उसके बाद सब लोग अपने रूम में चले गए। कृति भी अब सबसे मिल रही थी, लेकिन वो अभी तक किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकती थी। उसको कंफर्टेबल होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत थी। साथ ही सब लोग समझ भी रहा थे। दादा और दादी जी का कमरा, दोनों बेड पर बैठे हुए थे। दादी और दादा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। आपको याद है चंपा दादी का नाम, हमने और उसने मिलकर करू और विक्रांत का रिश्ता तय किया था, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ था। और किस्मत का खेल देखिए, उसकी बेटी हमारे पोते की किस्मत में आई, मैं आज बहुत खुश हूँ बोलकर वो दादी जी के तरफ देखते हैं। दादी जी उनके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोलती है, जी अंडस को आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो बिल्कुल उसकी परछाई है और वो उसको बहुत ही जल्द बदल देगी। आखिर है तो करू की ही बेटी ना, वही नैन नक्श, वही मासूमियत, सब बिल्कुल उसकी तरह है। आज लग रहा है कि इस घर में रौनक लौट आई हो। काव्यांश का रूम। कृति जैसे ही रूम में एंटर करती है, रूम को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं। वो अपनी सहमी हुई आवाज में काव्यांश को आवाज देती है, हब्बी आप कहाँ हो, मुझे डर लग है। रूम में पूरी तरह अंधेरा था और कृति को तो अंधेरे से डर लगता था। तभी उसको अपने कमर पर दो ठंडे हाथों का स्पर्श का एहसास होता है और इसी के साथ पूरे रूम की लाइट ऑन हो जाती है। रूम बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ रोज के पैडल बिखरे हुए थे, साथ ही बहुत सारी फेरी लाइट जल रही। रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कृति के होठ पर खिली कली को देखकर समझ आ रहा था कि उसको ये डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। यू लाइक लिटिल वाइफी, काव्यांश अपनी मैग्नेटिक वॉयस में कृति कानों में बोलता है। कृति उसके गर्म सांसे को अपने कान पर महसूस कर उसकी पकड़ उसके पेट पर बंधे हाथों पर कस जाती है। हब्बी, कृति अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू में करके अपनी धीमी आवाज में बोलती है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। काव्यांश उसके एलॉब को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। उसकी इस हरकत से कृति के अंदर से हरन दौड़ रही थी। उसके शरीर में उसके खून कुछ ज्यादा ही फ्लो हो रहा था। उसकी बॉडी सिहर रही थी। वो खुद को काव्यांश में समेट रही थी। वही काव्यांश अंडस को, उसके होठ अब उसके गर्दन पर चल रहे थे। कुछ देर में वो कृति को अपने समाने करता है, उसके होठों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। वो कृति को बेतहासा चूमे जा रहा था। कृति भी उसका पूरा साथ दे रही थी। इनको देखकर लग रहा था जैसे वो दो न होके एक हो। उनकी बॉडी कुछ इस तरह से लिपटी हुई थी जैसे चंदन के पेड़ पर सांप। दूसरी तरफ सना का रूम। सना अपनी तीखी नज़रों से अपने फ़ोन को घूर रहा था, क्योंकि उसको लिप्सा को एमएसजी किए हुए अब तक 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन लिप्सा ऑनलाइन होके भी उसके एमएसजी का जवाब नहीं दे रही थी। वही लिप्सा भी अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके गोद में एक पिलो था और उसके जस्ट सामने उसका फ़ोन पड़ा हुआ था और उसने अपने गालों पर अपने हाथों को टीका रखा था। वो भी अपनी तीखे आंखों से बस फ़ोन पर आए सना के एमएसजी को घूर रही थी और अपने मन में बोलती है, यूँ तुम्हें अब मेरी याद आ रही है। मैं पिछले 6 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसका क्या, आखिर में भी तुम्हारे अजन्मे बच्चों की मम्मी हूँ। अब मैं भी कल तक ना तुम्हारा कॉल अटेंड करूंगी ना ही एमएसजी। अपनी बात बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। तभी उसको ख्याल आता है उसने अभी अभी क्या बोला है। वो अपने चेहरे को अपने हाथों ढक लाती हैं। कपूर विला। यहाँ का माहौल ही अलग था। आरित पूरे विला का चक्कर लगा रहा था और नैना उसके पीछे डंडा लेकर भाग रही थी और साथ ही चिल्ला भी रही थी, तुम चिलगोजे कहीं के रुको, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। मुझे बार बार चोर नहीं बोल रहे हो क्या? मैंने तुम्हारा किडनी, फेफड़ा या तुम्हारा दिल चुराया है? तभी आरित चिल्लाते हुए बोलता है,
अरे मेरी जंगली बिल्ली, तुमने बिल्कुल सही बोला है। तुमने मेरा दिल चुराया है, और मेरी पहली किस भी जो मैंने अपनी मिसेज के लिए बचा कर रखा था। अब तुम हुई ना चोरनी, बोलकर वो एक जगह रुककर हांफने लगता है। वही नैना जो बुलेट बनी उसके पीछे आ रही थी, वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और उसको लेकर नीचे फ्लो पर गिर जाती है। और एक बार फिर से उनके होठ मिल जाते हैं। कपूर पैलेस, काव्यांश का रूम। कृति और काव्यांश बेसर्ब होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनकी बेसब्रियां उनके किस से पता चल रही थी। जब कृति की सांसें भारी होने लगाती है तो काव्यांश उसके होठों से अलग होता है और उसके गले को चूमने लगता है। चूमने ले साथ ही वो उस जगह को लीक भी कर रहा था। कृति सिसकीली रही थी। वो उसको उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है और उसको संभाल कर बेड पर लिटा देता है, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। कृति के हाथ अब भी गले पर लिपटे हुए थे। काव्यांश उसके ऊपर आकर एक बार फिर से उसके होठों पर टूट पड़ता है। वो उसके होठों को छोड़कर उसके चेहरे को चूम रहा था। कृति की पकड़ उसके ऊपर कसी हुई थी। काव्यांश कृति के पल्लू को साइड करता है और उसके कॉलर बोन और नेक को चूमने लगाता है। वो उसको बहुत ही पैशन के साथ चूम रहे था। उसके हाथ उसके पूरे बॉडी पर फिसल रहे थे। किस की वजह से कृति के लाल हो चुका था और उसका चेहरा भी लाल पड़ चुका था। उसको देखकर लग रहा था कि अब उसके चेहरे पर होठों पर खून निकल जाएगा। कुछ वक्त बाद काव्यांश उसको अपने अपर करके उसके माथे को चूम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि कृति नींद की आगोश में जा चुकी थी। काव्यांश उसको देखकर बोलता है, पागल लड़की। च 49 हमला। अब वो कैसी है? कपूर पैलेस हॉल। सुबह हो चुकी थी। काव्यांश अभी तक नीचे नहीं आया था। काव्यांश अभी तक सोया हुआ था। आज बड़ी अजीब बात थी सभी घर वालों के लिए, क्योंकि काव्यांश कभी भी इतना लेट नहीं करता था। वो जल्दी ही उठ जाया करता था, लेकिन आज ऐसा हुआ था। लेकिन सब लोग खुश थे काव्यांश के अंदर का बदलाव देखकर। उनको खुशी थी कि अब कोई है जो उसको बदल सकता है, उसका ख्याल रख सकता है। कोई है जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके अच्छे बुरे में उसके साथ है। सबको खुशी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर थी ही हमारी कृति इतनी काबिल। काव्यांश का रूम। काव्यांश की आंखें बंद थी और वो गहरी नींद में सोया हुआ था। वही कृति जिसने काव्यांश को अपना बेड बनाया हुआ था, उसके ऊपर पसरी हुई थी। उसका चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। उसने काव्यांश को पूरा जकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको छोड़ेगी तो काव्यांश कहीं भाग जाएगा। वो अपनी नींद से बोझिल पलकों को खोलती है और अपने सामने काव्यांश का चेहरा देखकर कली खिल जाती है। उसके चेहरे पर काव्यांश बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और बहुत ही मासूम भी। कृति उसको देखकर धीरे से बोलती है, हाय मेरे हब्बी, तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे हैं, साथ ही मासूम भी। सच में ये इतने हैंडसम क्यों है? जो भी है सिर्फ मेरे है। बोल। वो मुस्कुराने लगती है। वो फिर से इस बार अपनी शिकायती लहजे में बोलती है, हैंडसम है, मासूम है, लेकिन सिर्फ सोते हुए। जागते हैं तो पता नहीं किस प्रेत की आत्मा आ जाती है जो मुझे अपनी काली आंखों से घूर घूर कर डराते रहते हैं। बोल। वो मुंह बनाने लगती है। हाँ, मुझे याद आया, इनके अंदर ना वो उसमें अंडरस्को। बोलकर कृति सोचने लगती है। 10 मिनट बाद, अरे हाँ, वो हल्के चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ याद आया, अरे ये तो उस मूवी है भैरवा में टिकलू अंकल एक लड़की को लड़का समझकर घूरते हैं। ये भी मुझे ऐसे ही घूरते हैं। बोलकर कृति के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल करने लगती है, जैसे उसने कोई महान काम किया हो। वैसे क्या दिमाग पाया नहीं लगाया है कृति ने यार। ओएसएम मतलब खुद के पति को कैसे कंपेयर कर रही है, और वो भी ऐसे इंसान से जिसका कोई लीना देना ही नहीं है। कृति झुककर उसके माथे पर किस करती है और जैसे ही उठने को होती है उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थर से टकराए हो। वो अपना नाक सहलाने लगती है और नाराजगी भरी नजरों से काव्यांश को देखने लगती है, जिसने अभी अभी उसको खींचा था, और वो सीधे काव्यांश के हार्ड चेस्ट से जा टकराई थी, जिससे उसका दिल टूटते बच्चा था। हब्बी अपने अपनी लिटिल एंड क्यूट वाइफी का नाक तोड़ दिया, इस नॉट फेयर, कृति नाराजगी से कहती हैं। माय लिटिल एंजल एंड क्यूट वाइफी, मैं तुम्हें किस तरह घूरता हूँ। बोलकर वो सच में अपनी काली आंखों से बुरी तरह उसको घूरने लगता है। काव्यांश ने ये सब अपनी कोल्ड वॉयस में बोला था, जिससे कृति हड़बड़ा जाती है और अपनी अटकती आवाज में बोलती है, हब्बी आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का गलत मतलब समझ रहे हैं। ही। बोल। वो दांत दिखाने लगती है, मतलब अपना टूथपेस्ट का प्रचार करने लगती है। काव्यांश उसको उसी तरह घूरते हुए बोलता है, बीवी आज के बाद तुम मेरे कंपैरिजन किसी से किया ना तो उस आदमी का दिन इस दुनिया में आखिरी होगा, समझी तुम। और हाँ, तुम सिर्फ एक हो और मेरी हो, बिल्कुल उसी तरह काव्यांश कपूर एक है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ कृति काव्यांश कपूर का है। यू अंडरस्टैंड इट माई लिटिल वाइफी।
कृति काव्यांश की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ चुकी थी। वो झटके से उससे लिपट जाती है और खुशी से बोलती है, हब्बी यू नो ना आप बहुत अच्छे हैं, और मुझे पता है आप और मैं सिर्फ एक है और एक दूसरे के हैं। और मैंने जो बोला उसके लिए सॉरी और मैं आपको कंपनसेट करूंगी। बोलने के साथ ही वो उसके रेड चेरी जैसे लिप्स पर अपने होंठ रख देता है। वो बहुत ही सॉफ्टली चूमने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसको किस करना आता ही नहीं था। बेचारी जोश जोश में होश खो गई थी। काव्यांश के होठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि कृति उसके होठ को लॉलीपॉप समझ रही थी और चू से जा रही थी। काव्यांश उसके गले पर अपने हाथ लपेटकर उसके होंठ पर धीरे से चूमने लगता है। उसकी किस बहुत ही सॉफ्टली थी। उस किस में काव्यांश का प्यार सो हो रहा था। वो किस लॉन्ग एंड पेसीनेट थी। उसका एक हाथ उसके कमर पर था और कृति उसके ऊपर लेटी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। तभी उनका रूम नॉक होता है। मुझे इनकी किस नहीं देखी जा रही है, इसलिए डिस्टर्बेंस काव्यांश इग्नोर करता है और अपनी किस में ही खोया हुआ था। अब तक 2 बार नॉक हो चुका था। लग रहा था सामने वाला इंसान डोर तोड़कर ही दम लेगा। इस बार आवाज लगातार आ रही थी, दरवाजा पीटने की। काव्यांश झल्लाहट में कृति से अलग होता है और दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। काव्यांश कृति को गोद में उठाकर बाथरूम में जाकर छोड़ देता है और खुद ही डोर ओपन करता है। डोर पर ईशा, ईशान और सना खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर एलईडी लाइट्स की मुस्कान थी। उनके सफ़ेद मोती जैसे दांत मुंह के बाहर अपनी रोशनी फैला रहे थे। उनको इस तरह से देखकर काव्यांश की आंखें छोटी हो जाती है। आखिर इन्हीं लोगों के वजह से उसके इतने प्रीसियस मोमेंट खराब जो हो चुका था। वो अपने दांत किटकिटते हुए बोलता है, सबसे पहले अपने ये कोलगेट का प्रचार बंद करो। काव्यांश की इतनी सर्द आवाज़ सुनकर तीनों की बत्ती सी अंदर हो जाती हैं। काव्यांश उन पर नज़र गड़ाए हुए बोलता है, तुम लोग इतनी सुबह सुबह मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। उसको बात सुनकर ईशा तपाक से बोलती है, नहीं भाई, अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। बोलकर वो अपनी लिमिटेड एडिशन की काव्यांश की गिफ्ट की हुई वॉच उसको ही सो कर देती है। वही काव्यांश टाइम देख खुद से ही बोलता है, मैं और इतना लेट, हाउ इज़ पॉसिबल। फिर खुद से बोलता है, और ये प्रिंसेस भी, इनको मुझे ये वॉच गिफ्ट करने ही नहीं चाहिए थी। मुझे ही टाइम के नाम पर ताने दे रही है, बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। बोल वो आंखें छोटी कर उनको घूरता है। वो सब छोड़ो प्रिंसेस, आप अब बताओ क्या हुआ है। ईशा बोलती है, भाई वो ना आपको बड़ी माँ जल्दी से नीचे बुला रही है। बोलकर वो तीनों ही 9-2-11 हो जाते हैं। बिना काव्यांश की बात सुने डाइनिंग टेबल सब लोग बैठे हुए थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कृति और काव्यांश की अपनी सीट पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही कृति, उसका तो आज दिन बन गया था, क्योंकि आज उसको बिना रोक टोक के अपने फेवरेट डिश जो खा रही थी। अभी उसके सामने मैगी, नूडल्स, चिली पास्ता रखा हुआ था और वो बस किसी भूखड़ की तरह खाए जा रही थी। काव्यांश उसको बार बार धीरे खाने को बोल रहा था, लेकिन कृति मान जाए। वो फिर कहा कि कृति, और कैसी कृति, वो बस खाए जा रही थी। वही बाकी सभी घर वाले स्माइल कर रहे थे, क्योंकि कृति काव्यांश की बात भी नहीं मान रही थी। शेर को सवा शेर मिल ही गया। अब आया नाउर पहाड़ के नीचे। दादाजी अपनी तिरछी नज़रों से काव्यांश को घूरते हुए बोलते हैं। वही उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक दबी हंसी थी। काव्यांश उनको अपनी आंखें छोटी करके देखता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। वही हमारी कृति, उसको किसी से लेना देना नहीं था। वो बस अपनी फेवरेट डिश एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसको कहा काव्यांश की बदौलत खाने को मिलती थी। उसके लिए ये सब अनहेल्थी थी। ये सब। कुछ देर बाद कृति और काव्यांश कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग से कृति आशीर्वाद लेती है और गले मिलती है। वो अब उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो रही थी। वो अभी कुछ दिन तक यही रहने वाले थे। सबसे मिलकर दोनों ही निकल जाते हैं। कृति और काव्यांश दोनों ही निकल जाते हैं। काव्यांश खुद ही आज अपनी कार ड्राइव करने वाला था। दोनों ही निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। उसने अपने गार्ड्स को भी 1 किलोमीटर के दायरे में रहने को बोला था। कपूर पैलेस मुंबई से थोड़ी दूर एक शांत जगह पर बंद था। ये करीब 200 किलोग्राम में फैला हुआ था और रास्ते सुनसान थे। कृति और काव्यांश की कार ऑटो मोड पर थी और कार का माहौल गरमाया हुआ था। कार के अंदर रोमांटिक इमरान हाशमी का सॉन्ग चल रहा था और वही कार बेड मोड पर था और कृति लेटी हुई थी। उसके ऊपर काव्यांश था। कृति पूरी उसके नीचे छुपी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को चूम रहे थे। दोनों पसीने से भीगे हुए थे। एसी ऑन थी, लेकिन उसके जिस्म की गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई थी। दोनों अभी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी एक तेज टक्कर होती है और कृति का सिर झटके से डोर पर लड़ती है। वही काव्यांश का भी सेम हुआ था। काव्यांश जल्दी से अपने आप को संभलता है और कृति को देखता है, जिसके सिर से खून निकल रहा था। वो उसको अपने सीने से लगा लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है। वो कार को ब्रेक लगता है
उसकी धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थीं। कार अचानक ब्रेक लगने से घसीटते हुए रुकती हैं। वही कृति जिसके सिर से खून रिस रहा था, वो जल्दी से उसके सिर पर उसके माथे पर रखता है। हालांकि उसके माथे पर से खून रिस रहा था, लेकिन वो सिर्फ अपनी बीवी पर ध्यान था, अपने पर नहीं। 50 अनकॉन्शियस कृति, हॉस्पिटल, सुनसान रोड। क्वयांश की कार पर बुलेट लगकर नीचे आ गई थी। कार बुलेट पर थी, जिस वजह से कार के अंदर बैठे काव्यांश और कृति को कुछ नहीं हुआ था। कृति अनकॉन्शियस हो चुकी थी। काव्यांश उसको अपनी बाहों में भरे बैठा था। वो अपनी ब्लड शूट आंखों से अपने सामने खड़े लोगों को घूरता है और कार में एक बटन प्रेस करता है, और इसी के साथ ही एक अलर्ट बटन भी शो होने लगता है। वही सब लोग अपनी हैरान भरी नज़रों से कार को देख रहे थे, क्योंकि कार की चारों तरफ से कुछ चीज़ें निकल रही थी, जिसकी साइज बहुत ही छोटी सी थी, बिल्कुल एक गोली की तरह। देखते ही देखते जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। सब लोग अपनी हैरानी से अपने साथी को देख रहे थे। क्या हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके सब आदमी ऐसे ही नीचे गिर रहे थे। वो कार से बुलेट निकल रही थी, जिस पे पॉइजन लगा हुआ था। वो सब उसके लगते ही ढेर हो रहे थे, क्योंकि पॉइजन भी बहुत तेज थी, जो अपना काम 1 सेकंड में करती थी। उन लोगों के लीडर तो बस अपनी कार के पास खड़ा था। सब उसके सिर के ऊपर से जो गया था, वो अभी कुछ समझ कर जाने के लिए मुड़ता है कि उसको बहुत सारी गाड़ियां आकार घेर लेती है। काव्यांश का कार भी पूरी कवर हो चुकी थी। कार अपनी स्पीड से सुनसान सड़क पर चल रही थी, और काव्यांश की कार को उसका बॉडीगार्ड इंचार्ज चला रहा था, वो भी बुलेट की स्पीड से। वही काव्यांश कृति को अपने से चिपकाए हुए थे। कृति पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुकी थी। काव्यांश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो पहले की वजह से नहीं थी, उसके डर की वजह से, कृति को खोने के डर से। कुछ देर बाद ही काव्यांश की कार सिटी हॉस्पिटल के आगे रुकती है। प्राइवेट पार्किंग में कार रुकती है, और काव्यांश कृति को लेकर बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो उसके पीछे ही उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी जाया है। हॉस्पिटल का टॉप फ्लोर पूरा बॉडीगार्ड से भरा हुआ था, और कटा डॉक्टर की एक टीम आरित के साथ वहां पर मौजूद था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। जैसे जैसे काव्यांश कृति यम को लेकर आगे बढ़ रहा था, सभी गार्ड्स उसको अपना सिर झुकाकर ग्रीट कर रहे थे, लेकिन काव्यांश का ध्यान किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसको सिर्फ अभी अपनी लिटिल वाइफी की चिंता थी। उसकी नज़रें सिर्फ उसके ऊपर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद कृति को ओरती में लेकर जाया गया था, और ओरती की रेड लाइट ऑन थी। अब आप लोग सोचेंगे कि उसका तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो वो ओरती पर क्यों है? तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। काव्यांश की नज़रें डोर पर टिकी हुई थी। कृति को लेकर गए हुए 1 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। वही काव्यांश के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। आरित ने जबरदस्ती उसका ड्रेसिंग किया था। तभी वहां पर पर्सनल बॉडीगार्ड आता है, जो अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। काव्यांश डोर पर अपनी नज़रें टिकाए हुए बोलता है, किसने भेजा था उन्हें? काव्यांश अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि वहां पर खड़े सभी लोगों की जान सूख गई थी। आज फिर से उनको अपनी बॉस के डेविल रूप का सामना करना पड़ रहा था। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? उसकी बात सुनकर वो सकपका जाता है और हकलाते हुए बोलता है, बॉस वो उसे हमें पकड़ लिया था और उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने पॉइजन खा लिया और ऑन द स्पॉट डेड हो गया। बोलकर वो चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर काव्यांश की आंखें गहरी हो जाती है। उसकी आंखें आग उगल रही थी। वो एक नज़र आरित पर डालता है। आरित उसकी नज़रों को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो भी वहां से चला जाता है, और आरित भी अपने काम में चल जाता है, और काव्यांश ओरती की तरफ अपनी नज़रें कर लिया था। कपूर पैलेस। दादी और शशि और नीताजी सब लोग साथ में बैठे हुए थे, और शशि जी कहती है, माँ मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चों को कुछ हो ना गया हो। छोटी नीताजी को प्यार से बोलती थी, आप बच्चों को कॉल कर पूछे क्या वो ठीक है। दादी जी उनकी बात सुनकर बोलती है, आप सही कह रही है बेटा जी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीताजी एक एक करके सभी को कॉल कर पूछती है, बस काव्यांश को छोड़कर। वो शशि जी को बोलती है, जी सब लोग ठीक है, बस काव्यांश से बात नहीं हो पा रही है। बोलकर वो फिर से कॉल ट्राई करने लगती है। शशि जी घबराते हुए बोलती है, आप रुके छोटी, हम करते हैं। बोलते हुए वो कॉल करने लगती है, लेकिन काव्यांश कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। थक हार कर वो आरित को कॉल लगा लेती है। आरित एक ही रिंग में कॉल अटेंड करते हुए अपनी सुथरी आवाज में बोलता है, यस मैम, आपको कुछ काम था क्या? उसकी बात सुनकर शशि जी बोलती है, बेटा काव्यांश और कृति ठीक तो है ना? जी मैम, सर और मैडम ठीक है, और दोनों ही कुछ काम की वजह से आउट ऑफ सिटी है।
तो वो लोग अभी पैलेस नहीं आ पाएंगे। अरित बहुत ही सफाई से झूठ बोलता है। वही उसकी बात सुनकर शशि जी को तसल्ली नहीं मिली थी। वो फिर से उसके ऊपर सवाल करती है, लेकिन बेटा उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? उसकी बात सुनकर अरित कहता है, बॉस अभी मीटिंग में है, मैडम भी उनके साथ है, और उनका फ़ोन साइलेंट था और मेरे पास था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया, और वो लोग जैसे ही फ्री होंगे मैं उनको आपको कॉल करने को बोल दूंगा। शशि जी अंडरस्कोर ठीक है बेटा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। आरित गहरी सांस लेकर उस वक्त को सोचता है जब काव्यांश ने उसको बोला था, जब कोई घर से कॉल करे और इनके बारे में पूछे तो वो उससे झूठ बोल दे, और क्या कैसे बोलना है वो भी बता देता है। अरित इस वक्त खाली कॉरिडोर पर था। वो मुड़कर औरती की तरफ आता है जहां पर काव्यांश था। वो उसके पास चलकर आता है और काव्यांश के पीछे खड़ा हो जाता है। बॉस अंडरस्को बड़ी मैडम का कॉल आया था और वो आपके और मैम के बारे में पूछ रही थी। मैंने उनको जो आपने बोला था ऐसे ही सब कुछ बता दिया है। बोलकर वो चुप हो जाता है। काव्यांश भी अपना सिर हिला देता है। उसकी नज़रें अब भी बेकरारी में डोर पर टिकी थी। तभी डोर ओपन कर डॉक्टर्स की टीम बाहर आती है। काव्यांश उसके सामने जाकर पूछता है, अब उसकी कैसी है? बोलकर वो उसको देखने लगता है। डॉक्टर अपनी मास्क निकलती है और बोलती है, मिस्टर कपूर अब आपकी वाइफ की हालत अब स्टेबल है और उनको कुछ घंटे बाद होश आ जाएगी। अभी हम उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और आप उनका ख्याल रखना होगा। आई थिंक आपको पहले से उनके हेल्थ के बारे में पता होगा, उनको क्या हुआ है, उनको क्या प्रॉब्लम है, आपको उनका पहले से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बोलकर वो चली जाती है, लेकिन वो अपने पीछे काव्यांश के दिल में एक डर छोड़ चुकी थी। वो वहीं पर जमसा गया था। उसके जहन पर सिर्फ डॉक आरती की बातें रह रहकर याद आ रही थी। वो एकटक शून्य में देख रहा था। कृति को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करता है और काव्यांश उसको एकटक ग्लास वॉल से उसको देख रहा था। वो अपने धीमे कदमों से डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वो वहीं पास की स्टूल को खींचकर बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। सुनसान जगह, एक आदमी अंधेरे रूम में बैठा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। उस रूम में रोशनी के नाम पर सिर्फ रोशनदान से कुछ किरणें आ रही थी। वो रूम नॉक होता है और वो रूम झटके से रूम खुलता है और एक शख्स अंदर आता है और बोलता है, ये सब तुम ही किया है ना? तुम क्यों उससे दुश्मनी मोल ले रहे हो? शेर अगर शांत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने शिकार करना भूल गया है। वो बस अभी शांत है, उसे शांत ही रहने दो। उसको उसकाओ मत वरना तुम्हें ही भारी पड़ेगी। वो शख्स जो अंधेरे में बैठा हुआ था वो बोलता है, उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो बच गया है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। उसको मरना होगा। उसकी वजह से मुझे शर्मिंदी उठानी पड़ी। अपनी लाइफ में पहली बार उसको तो भुगताना ही पड़ेगा। वो अपनी बात बोलकर राक्षसों की तरह हंसने लगाता है। उसके पीछे खड़ा आदमी उसको इस तरह देखकर अपनी मुट्ठी बना लेता है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ तो संभाल जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। बोलकर वो शख्स बाहर चला जाता है। वो इंसान फिर से हंसने लगता है। उसको देखकर लग रहा था कि उसके ऊपर उसके किसी भी बात का असर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, रात के 8 बज चुके थे और कृति का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी पलकें हिल रही थी। देखकर लग रहा था उसको होश आ रहा है।